बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री सेकंड बुक की कंटिन्यूटी में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पाए जाते हैं और फॉसिल फ्यूल जो हैं उनकी डिटेल, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। तो देखें, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना आप दो तरह से डिवाइड कर लिया करें। एक लिविंग सोर्सेज हैं और दूसरे हो गए नॉन लिविंग कह दें या फॉसिल फ्यूल्स जिसे आप कह दें। लिविंग सोर्सेज में प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट्स में आप देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बन रहे हैं। एक वेरी क्लियर सी बात है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, ये मिलकर क्लोरोफिल में या ये कंपाउंड्स बना रहे हैं ऑर्गेनिक नेचर के। एनिमल्स में आप देखें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दिन रात जारी हैं सेल्स के अंदर, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज़ भी हो रहा है और फॉर्मेशन भी उसकी हो रही है कंपाउंड्स की, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो इसमें प्लांट्स में भी और एनिमल्स में यानी लिविंग सोर्सेज के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। दूसरा इसमें है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या कि प्लांट्स और एनिमल्स undergo decay in earth crust a long time ago। तो उससे फिर ये फॉसिल फ्यूल्स बने हैं। प्लांट्स और एनिमल्स ये जब काफ़ी अरसे तक ज़ेर ज़मीन दफन रहे तो इन्हें हमने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स में, ये फॉसिल्स में बदल गए। तो फॉसिल फ्यूल जो है, इसका ओरिजिन मैंने बताया आपको कि जब ये प्लांट्स एनिमल्स का डिके हुआ। अब हम ज़रा इनकी डिटेल में आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कोल। एक आइडिया कंसेप्ट देखिए ये है कि जिस वक्त लाइफ सस्टेनेबल हुई अर्थ पर, उस वक्त एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, मॉइस्चर कंटेंट्स भी ज़्यादा थे। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ थी ये काफ़ी तेज़ी के साथ हुई। यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन पर तकरीबन प्लांट्स ही जो थे ये इन्होंने से कवर कर ली। लेकिन ज़मीन से जो नीचे वाला अंदरूनी इसका हिस्सा था वो गर्म था। इसके अलावा इसका जो मैट्रिक्स है, जब ये बाहर निकला तो इसने इन प्लांट्स को अपने अंदर दफन कर लिया। यानी लिविंग जो प्लांट्स थे दे वर बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाई टेम्परेचर, high pressure, limited supply of air mean non-availability of oxygen। ये कोई 500 बिलियन ईयर्स गुजर गए तो बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल डीके से ये जो लकड़ियां थी, ये जो प्लांट्स रिमेन्स थे, ये कन्वर्ट हो गए पीट में पहले और बाद में फिर ये मुख्तलिफ जो कोल की टाइप्स हैं उसमें ये कन्वर्ट हो गए। बेसिकली जो कोल है ये ब्लैक कलर्ड, ब्राउनिश ब्लैक, सॉलिड सेडिमेंट्री हार्ड रॉक है। यानी ये जो मादनी कोयला जिसम कह देते हैं, ये इससे मुख्तलिफ है। जो आम ये लकड़ियों से पठान तैयार कर रहे होते हैं ये उस तरह का नहीं है। ज़ेर ज़मीन
जो है, जो हम कोयला हासिल करते हैं, उससे आप कहेंगे ये कोल कहेंगे। तो एक इक्वेशन की शक्ल में आप इसे लिख सकते हैं कि वुड या प्लांट्स हैं रिमेन्स। तो इस जहाँ हमने एरो दिए इसके ऊपर आप लिखते जाएंगे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, केमिकल डीके, बैक्टीरियल एक्शन। तो उससे ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, यानी स्टेप वाइज ग्रेजुअली जो ही वक्त गुजरता गया तो ये कन्वर्ट होते गए लिग्नाइट में, बिट्यूमिनस है, एंथ्रासाइट है। ये दरअसल इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है ये बदल रही होती है वक्त के साथ साथ, और जो ही वक्त गुजरता है तो इससे इसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आती है। मॉइस्चर कंटेंट, सल्फर कंटेंट्स या अदर जो कंटेंट्स हैं वो कम होते जाते हैं, कार्बन कंटेंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। यानी आप इसमें ये कह रहे हैं कि पीट जो है 60 से 70% इसमें कार्बन होती है। जो ये एंथ्रासाइड जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है इसमें कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त इसमें कोई 92% तक जो है कार्बन ये इसमें मौजूद होती है। तो इस तरह हम कहेंगे कि बेस्ट क्वालिटी जो कोल है वो एंथ्रासाइट है। ये इसकी हमने टाइप्स को नोट किया। अच्छा, फिर देखें कि दूसरा इसके साथ टॉपिक है कि हम इसकी अगर कंपोजिशन को स्टडी करना चाहें कि कोल के अंदर है क्या चीज़। एक तो ये है कि आप इसकी अगर एलिमेंटल स्टडी करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस, बहुत कम मिकदार में मेटल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप इस कोल को हीट करें 500 से 1000 डिग्री टेम्परेचर पर एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये देखें आपके सामने है, तीन चीज़ें इससे बन रही हैं। कोक जो कि सॉलिड मटेरियल से बनेगा, ये जस्ट हीट करने से, एब्सेंस से, बर्न नहीं करने से, हमें इसे जस्ट हीट करना है ताकि ये डिकम्पोज हो जाए। तो सॉलिड मटेरियल कोक, लिक्विड मटेरियल इसमें से हासिल होगा दैट इज कोल तार, और एक गैसेस मटेरियल जिसे हम कोल गैस भी कह देते हैं। ये मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं। कुछ लिक्विड अमोनिया और अदर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसके साथ हमें हासिल होते हैं। अब देखें कि देखना यह है कि हम इनके अगर यूजेस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो कोक है ये बेसिकली प्योर कार्बन है, सॉलिड की शक्ल में है। कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है कोक। कोक जो है ये इलेक्ट्रोड्स के तौर पर यूज़ हो रहा है, सिक्के के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और आर्टिफिशियल डायमंड है, ग्रेफाइट हम इससे तैयार करते हैं। इसे बिल्कुल बारीक फॉर्म में तब्दील करके कार्बन ब्लैक हम इसे तैयार कर लेते हैं। कार्बन ब्लैक जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज़ हो रहा है, ये एब्जॉर्बर के तौर पर भी यूज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ टायर, ट्यूब, ब्लैक पॉलिश, ब्लैक पेंट, इसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। यही कोक यानी कार्बन जो है ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। डोमेस्टिक फ्यूल यानी इससे बर्न करते हैं, घरों में जलाने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रेपरेशन में भी इसी कोक को हम इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है कोल तार। अब कोल तार पहली बात तो यह है कि लिक्विड कंपोनेंट है। अब क्या करते हैं, इसके इस्तेमालात क्या हैं कि इसकी ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, ज़्यादा मिकदार इसमें एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। अब इसके क्या करते हैं कि क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट रेंज डिफरेंट है, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम इसके वेरियस फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लेते हैं। तो इन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे मैंने कहा बेंजीन, टॉल्यूइन, एंथ्रासीन, सो मैनी अदर्स, इसकी तैयारी में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा जिसका कंपोनेंट है वो है कोल गैस।
कोल गैस मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, जिसका मेजर कंपोनेंट है मीथेन CH4, साथ उसके कार्बन मोनोऑक्साइड है, साथ उसके हाइड्रोजन है। आप इन तीनों कंपाउंड्स को देखें कि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइज होने की, बर्न होने की। मीथेन बर्न होकर CO2 वाटर में, CO फर्दर ऑक्सीडाइज बर्न होकर CO2 में, हाइड्रोजन भी बर्न होकर H2O में कन्वर्ट हो सकता है। तो साफ ज़ाहिर है जब ये सलाहियत इसमें मौजूद है तो कोल गैस जो है इसे ज़्यादातर बर्निंग पर्पस के लिए, यानी इसे हीट हासिल करने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मीथेन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर इसे अलहदा करके वहाँ पर भी इसे यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये इसके जो हैं कोल के वेरियस यूजेस हैं जो हमने यहाँ नोट किए। नेक्स्ट इसमें आप देखें कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके सोर्सेज में से नेचुरल गैस को हम नोट करते हैं। अब नेचुरल गैस जो है बेसिकली है क्या चीज़? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एंड इट इज मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। मेजर पोर्शन इसमें भी हमने कहा मीथेन है इसके अंदर। अब इसका ओरिजिन कैसे, ये नेचुरल गैस कैसे बनती है? देखा ये गया है कि जहाँ पर भी पेट्रोलियम वेल्स यानी पेट्रोलियम के कुएं खोदे जाते हैं तो वहाँ से पहले, यानी तेल निकालने से पहले हम नेचुरल गैस वहाँ से हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ कोल प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ कोल के रिजर्व्स हैं, तो वहाँ पर भी नेचुरल गैस को नोट किया गया है। तो इसमें साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि इसका इनका जो ओरिजिन है नेचुरल गैस को, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, ये जब कोल में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया तो मज़ीद जब ज़्यादा अरसा गुजरा इन्हें, इसके जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स थे, वो जो इसके गैसियस कंपोनेंट्स थे, लो बॉइलिंग पॉइंट जो कंपोनेंट्स थे, लोअर जो हाइड्रोकार्बन्स थे, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और ये जो है उसकी अपर सरफेस पर ज़ेर ज़मीन जो सेडिमेंट्स हैं या जो शैलो एरियाज़ हैं उसमें ये मौजूद है। और बाज़ का मट्टी के अंदर भी ये जो नेचुरल गैस है ये मौजूद है। मसलन अमेरिका में आजकल एक पत्थर कह दें या एक सख्त मट्टी कह दें, बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी एक मट्टी है। उसी मट्टी को अगर आप गर्म करें तो उसमें से गैस निकलती हो, बेसिकली ये नेचुरल गैस है। तो ये इसका यानी ओरिजिन के बारे में ये साइंटिस्ट का ये तस्वर है, इस तरह से ये जो है हम इसे हासिल कर रहे हैं। अब देखिए इसका यूज़ क्या है। मेन आपको इल्म है कि जो नेचुरल गैस है ये फ्यूल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में यूटिलाइज हो रही है। इसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका इस्तेमाल है। पावर जनरेशन में पाकिस्तान के अंदर जो हम कह सकते हैं कि ये सबसे सस्ता एक तरीका है बिजली को तैयार करने के लिए। फिर सोर्स है कार्बन ब्लैक का, जो हमने कहा टायर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लैक पेंट्स के अंदर, पॉलिश है, वहाँ पर जो है इसकी तैयारी में से इस्तेमाल करते हैं। उसे देखिए मीथेन है, मीथेन को जब हीट करते तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी। अब ये कार्बन ब्लैक है बेसिकली, तो कार्बन ब्लैक इससे अलहदा कर ली। हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को जो है नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तैयार करते हैं। अमोनिया फिर जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर हम यूरिया तैयार कर रहे होते हैं। मीथेन को अगर हम बर्न करें तो ये CO2 हासिल होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में, यानी पानी के अंदर जब हम हाई टेम्परेचर और लो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर CO2 को डिज़ोल्व करते हैं तो ये पेप्सी 7 अप ये हम तैयार करते हैं। तो लार्ज स्केल पर
CO2 का सोर्स जो है इसी मीथेन को बर्न करके ही हम इससे हासिल कर रहे होते हैं। तो ये जो है आप कहेंगे कि ये इनके यूजेस हैं। अब कोल रिज़र्व जो है पाकिस्तान के अंदर, ये तकरीबन जो एक अंदाज़ा इसका लगाया गया है वो 184 बिलियन टन्स के करीब है, और इसका जो यूज़ है वो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर और पावर जनरेशन में इसे यूटिलाइज किया जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो तीसरा जो इसका कंपोनेंट पेट्रोलियम, इसके बारे में होगा। थैंक यू वेरी